बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुनो पॉडकास्ट और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल ये है तनाज़ात के हवाले से, जंग बंदी के हवाले से और सीज़ फायर के हवाले से कि सीज़ फायर जो थी वो आज सुबह ख़त्म हो जानी थी। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट मंजर आम पे आती है जिसमें वो ये ऐलान करते हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की दरख्वास्त के ऊपर हम सीज़ फायर को आगे बढ़ा रहे हैं तब तक जब तक ईरान इसका मुस्बत जवाब नहीं देता। यानी एक ओपन एंडेड रख दिया गया, यानी जिसकी कोई कैप नहीं लगाई गई। इब्तदाई तौर पे 15 दिन का सीज़ फायर था और सीज़ फायर जब 15 दिन का ख़त्म होना था तो उसके बाद सूरत हाल ये देखने में आई है कि अगली कोई तारीख ही नहीं दी गई। यानी ईरान की तरफ से मुस्बत जवाब तक इस सीज़ फायर को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ों को अगर देखिए तो वो ये है कि एक तरफ से ईरानी वफ़द पाकिस्तान आने के हवाले से सोच विचार कर रहा था और उन्होंने ये पैगाम दिया कि जब तक नाकाबंदी नहीं ख़त्म होती हम तब तक इस मुज़ाकरात में नहीं जाएंगे। और फिर रात गए ये इतला आती है कि जेडी वेंस भी जो है वो अपना दौरा मौखर कर चुके हैं तब तक जब तक ईरान की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आता। लेकिन इससे भी ज़रा पहले जाइए कि जब एक तरफ ईरान ने यह मुस्बत इशारा दिया था कि आबनाए हरमुज़ को खोला जा रहा है और वहाँ से सारे जहाज़ गुजरेंगे और दूसरे मुज़ाकराती दौर के हवाले से राह हमवार हो रही थी, तो तभी अमेरिका की जानिब से यह बयान आया कि हम बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक ईरान आबनाए हरमुज़ को नहीं खोल देता और जब तक हमारा उनके साथ मुआहिदा नहीं हो जाता। इसी असना में एक ईरानी जहाज़ जो चाइना से बंदर अब्बास की जानिब रवां दवा था उसके ऊपर अमेरिका जो है वो कब्जा कर लेता है, जिसके बाद ईरान उसके ऊपर तैश में आता है। ईरानी जो अफराद हैं उनके बयानात मंजर आम पे आना शुरू हो जाते हैं। अब्बास इराक़ची इस पूरे अमल को सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करार देते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका ये कहता है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी मुख्तलिफ मराहिल के ऊपर ईरान करता रहा है। अब उस जहाज़ के ऊपर कब्जा करके अमेरिका ये चाहता था कि इस सारी सूरत हाल में टेबल के ऊपर वो अपने अहद को बुलंद रख सके। लेकिन फिर आज खबर ये आती है कि दो जहाज जिनके ऊपर आज कब्जा किया गया है, जिन्हें अमरीकी जहाज इस वक्त कहा जा रहा है, वो दो जहाज जो ओमान के शिमाल मशरिक में 15 नॉटिकल माइल के करीब थे, उनके ऊपर फायरिंग हुई और दो जहाज जो हैं वो ईरान ने अपने कब्जे में ले लिए। तो यूं 1 और 2 का मुकाबला इस वक्त जारी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर से भी ये इतलात हैं कि शायद ये नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाए और ईरान के अंदर से भी ये इतलात हैं कि शायद बहरी नाकाबंदी से पीछे हटने का जो इंदिया है वो अमेरिका दे दे। जबकि ईरानी पार्लियामान के कुछ अफराद की ये राय है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये सिर्फ धोखा हैं, ये हमें नहीं करने चाहिए थे। लेकिन कुछ सफ़रा जो हैं वो इस बात के ऊपर माइल दिखाई देते हैं कि शायद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए और अब अमेरिका जो है वो बहरी नाकाबंदी जो है उसको उठा ले। अब देखना ये है कि इस हफ्ते के आखिर में अब इम्कानात रोशन है। यानी आज की अगर सूरत हाल देखें तो आज भी जो है वो नहीं नज़र आ रहा कि कोई डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर आएगा। कल नई सूरत हाल हो सकती है क्योंकि आज जहाज़ों के ऊपर कब्जा हुआ है और कल मंजरनामा फिर से वज़ा हो सकता है। तो बहुत हद तक ये उम्मीद है कि इसी हफ्ते में कोई ना कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो के टेबल के ऊपर बैठा जा सके। तो इस पूरे मंजरनामे का अहाता करते हैं कि इस वक्त प्लस माइनस क्या है, इस वक्त किसका अपर हैंड है, ये जो गर्द इस वक्त बेयकीनी की छाई हुई है ये किस तरीके से छटेगी, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, ख़ित्ते के उमूर के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, चेयरमैन जवानान तहरीक पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। गुल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुल साहब, सबसे पहले अगर देखा जाए तो कल तो ख़बरें ये थीं कि जेडी वेंस अगर नहीं भी आते तो स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आएंगे और जेडी वेंस एक आध दिन बाद आ जाएंगे। फिर ये भी थी कि मुज़ाकरात का जो राउंड है वो आज के दिन होगा, CNN इसे रिपोर्ट करता है, बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट करता है। फिर एकदम से खबरें ये आती हैं कि जेडी वेंस नहीं आ रहे, दौरा मौखर है, ईरान की तरफ से मुस्बत जवाब नहीं आ रहा। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक ट्वीट कर देते हैं कि मैं पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर सीज़ फायर को आगे बढ़ा रहा हूँ। पसे पर्दा क्या चीज़ें चल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने मुझे मदऊ किया और मैं अपने जितने भी सामीन हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो आपके मेरे प्रोग्राम होते हैं बड़े ही अच्छे कमेंट आपके मुतल्लिक और मेरे मुतल्लिक दिए जाते हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। देखिए, जहाँ तक का ताल्लुक है सूरत हाल, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, इंटरनेशनल मीडिया, कि अमेरिका के दौरा यहाँ पाकिस्तान में मुतवक्का है। पहले आपको याद है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के लिए कहा गया,
लेकिन जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के ऊपर ना पहले एतमाद था ईरानी साइड को और ना अब है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्टीव विटकॉफ एक कारोबारी शख्सियत की तरह, क्योंकि उनका रियल एस्टेट बिजनेस है और वो एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह डील करते हैं, जबकि ईरान ये समझता है कि जी हम एक मुल्क हैं, हम कोई बिजनेस एंटिटी नहीं है। दूसरी जानिब जैरेड कुशनर तो हमें पता है कि उनका नेतन्याहू के साथ बहुत गहरान घरेलू ताल्लुकात हैं, एक दूसरे के घर में रहते भी हैं, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन मकसद यहाँ ये है कि एक आदमी जिनका नाम जेडी वेंस है, वो माजी के अंदर भी जंग के मुखालिफ रहे और एक फर्क उनकी अप्रोच है, और फिर ये मुस्तकबिल के एक सदर के तौर पर एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पे भी देखे जाते हैं। इस वजह से ईरान ये चाहता है कि अगर उसने कोई ऐसा काम करना है तो एक ऐसे आदमी के साथ करे जिससे मुस्तकबिल में भी उसके लिए आसानियां पैदा हों, और ये ना हो कि जो आज मुआहदा कर लें। जिस तरह से आपने देखा कि 2015 में जब मुआहदा हुआ तो उस टाइम पे बराक ओबामा का सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन थी, और उसके बाद 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने उसको खत्म कर दिया। ईरान ये कहता है कि जी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी कोई नहीं है, एक सदर आता है, मुआहदा करता है, दूसरा आता है, वो खत्म कर देता है। तो एक तो इनकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जेडी वेंस को वो इसलिए चाहते हैं। सही। दूसरी जानिब जेडी वेंस के साथ एक कंफर्ट जोन के अंदर भी चले गए, और हद ये है कि जाहिर है एक अरसा दराज, आपको पता है, निसफ सदी का किस्सा है, कोई आज की बात नहीं। और आपस में तलखियां थी, बातचीत नहीं थी, सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान ने जब एक स्टेज सेट किया तो दोनों फरीकैन को एक मौका मिला कि आए चलिए पाकिस्तान में बात करते हैं। मेरी इतलात ये हैं कि एक वो वक्त भी आया जब कमरे के अंदर इतनी आवाज़ें आना शुरू हुई कि फिर पाकिस्तानी वफ़द जो दरमियान में सालिसी का किरदार कराने वाले लोग, वो उनको अमेरिकन्स को एक साइड पे ले गए और इसी तरह ईरानियंस को एक साइड पे ले गए। यानी कि मकसद यहाँ बताने का है कि कदूरतें हैं, दूरियां हैं, और जाहिर है बहुत सारे मामलात उसमें आ जाते हैं। मिनाब की बच्चियों का मामला है, सिविल आबादी का ऊपर टारगेटिंग है, फिर इसी तरीके से स्कॉट बेसेंट का जो वज़ीर ख़ज़ाना है, उनका ये बयान मौजूद है कि जो 2025 के आखिर में दिसंबर से लेके जनवरी तक 2026 तक जो हंगामे हुए थे ईरान में, उसके पीछे अमेरिका का हाथ शामिल था। और बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि हमने इनको हथियार भी दिए थे। तो जाहिर है ये वो तमाम लेकिन उसमें चीजें हैं उसमें जो उन्होंने ये भी कहा कि वो हथियार बहुत से उन लोगों तक पहुंच भी नहीं पाए। ये भी उन्होंने बल्कि गिले का इजहार किया कि उन तक पहुंचे नहीं। जी, वो कुर्दों की तरफ कहा कि उन्होंने खुद ही रख लिए। तो मकसद ये है कि बहरहाल ये तो बातें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों ने जंग करके देखा। अभी आए हम प्लसेस और माइनसेस देख लेते हैं। अमेरिका के हालात के ऊपर बहुत सारी चीजें बातें कही जा रही हैं, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल आइसोलेशन की बात कर रहे हैं। हमें ये भी पता है कि सबसे ज्यादा इस टाइम पे उनका जो ये बजट है, वो सबसे खसारे का, तारीख के अंदर सबसे खसारे का बजट वो उनका आ रहा है। दूसरी जानिब इलेक्शन भी मुतवक्का है। दोनों साइडें ये चाहती हैं कि जो जंग के मैदान में तो जो कुछ हुआ, और वो क्या हुआ वो आप और मैं दोनों जानते हैं कि कौन जीता है। वो जाहिर है जो जीता है उसी के साथ फिर जाहिर है वो मुज़ाकरात तो कभी ना करते। अगर वो जीत चुके होते अमेरिका, तो मुज़ाकरात तो फिर तभी किए जाते हैं ना जब आपको जो आपने मतलूबा अहदाफ थे वो हासिल न कर पाए हो। बहरहाल अब दूसरी जानिब जो है ईरान को भी देख लीजिए। ईरान का मसला ये है कि ईरान ने भी जंग में ये उसको पता है कि वो मुकम्मल ना अमेरिका के अड्डे जो है वो ख़त्म कर सकता है, ना अमेरिका को वो बराह रास्त कोई नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अमेरिका उससे बहुत दूर बैठा है, तकरीबन 11-12 हज़ार किलोमीटर दूर बैठा है। दूसरी जानिब जो है वो ये भी पता है कि ईरान के अंदर इस सारी सिचुएशन में 20 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। वो जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल बंद हो गई, दीगर मैन्युफैक्चरिंग इदारे बंद हो गए, और जाहिर है तेल के ऊपर जो उनका एक इन्हिसार था, क्योंकि ऑलमोस्ट 3600 ऐसे मुख्तलिफ आइटम्स हैं, 3600, जिनके ऊपर एक तो मुहावरतन 3600 होता है, एक ये असल में जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने इनके ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं, और एक तेल का इन्हिसार था जिसके ऊपर इनका गुजर बसर हो रहा था। तो ये चीज ईरान को तंग कर रही है, और यही वजह है कि आपने देखा कि इमीडिएटली उन्होंने एक के बदले में 2 जहाज
مارچ کو قابو کیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران کو پتہ ہے کہ ان کا سروائیول یہی ہے کہ اگر وہ آئل نہیں بیچیں گے تو ایک تو اس سے دو نقصان. پہلی بات یہ ہے کہ ان کے جو لگے لگائے گاہک ہیں وہ ان سے دور چلے جائیں گے اور آلٹرنیٹ آپشنز تلاش کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ویٹ کوئی بھی نہیں کر سکتا. دیکھیں نا، جس کی گاڑی نہیں چلے گی وہ تو ویٹ نہیں کر سکتا، وہ جہاں مرضی سے فیول ملے وہ لے گا. اچھا، دوسرا اس کے اندر اہم پہلو یہ ہے کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر ان کا شاید کنٹرول کمزور ہو جائے. اس وجہ سے تنگ آمد بجنگ آمد ہوگا، اور آپ نے اس کا دیکھ لیا کہ امیڈیٹلی رسپونڈ کیا. اب امریکہ کی جانب سے سیز فائر تو وہ تو میرے خیال میں متوقع تھا. آپ اگر میرا رات کا ٹویٹ پڑھ لیں، 11 بجے میں نے کیا تھا، تو اس ٹائم پہ میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی طرف سے ایک درخواست جائے گی، اور امید ہے کہ دونوں جو پارٹیز ہیں وہ سیز فائر کے پرولونگیشن کے اوپر اتفاق رائے کر لیں گے. اور صحیح. اب دیکھیں امریکہ نے جو کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ غیر معینہ مدت تک کے لیے یہ مؤخر کر دیا، تو وچ از اے گڈ سائن. دس مینس کہ جنگ نہیں ہو رہی. لیکن کیا صرف جنگ ہتھیاروں اور گولہ بارود کی ہوتی ہے یا اعصاب کی بھی ہوتی ہے؟ اب اعصاب کی جنگ جو ہے وہ تو 28 فروری سے شروع ہے اور یہ ابھی تک جاری ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس ٹائم پہ جو پاکستان میں ایک ماحول بن چکا تھا اور دنیا کی ایکسپیکٹیشنز یہ تھیں کہ وہ پاکستان میں دنیا کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور امن اور سلامتی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس سارے پروسیس میں سے برآمد ہوگی. اب اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ دونوں جو پارٹیز ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ کسی صورت یہ سٹیج ختم بھی نہ ہو، لیکن انائیں بھی موجود ہیں، اور آبنائے ہرمز کا مسئلہ تو میں نے آپ کو بیان اچھا کر دیا. گل صاحب، یہ چیز بتائیے کہ ابھی جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت کی اطلاعات یہ ہیں کہ یو ایس ایس فرانسسکا جو 2 جہاز قبضے میں لیے ہیں، ان میں سے ایک کا نام یہ، ان کو ایران نے ساحل کے اوپر منتقل کر دیا. اب ایک جہاز قبضے میں تھا اور امریکہ یہ پیغام دے رہا تھا کہ دیکھیں جی، بحری ناکہ بندی میں ہم نے ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں جس کے اثرات آنے والے دنوں میں دکھائی دینے لگیں گے. کروڑوں ڈالرز کا ڈیلی بیسس کے اوپر انہیں نقصان ہو رہا ہے. اب 2 جہازوں کو قبضے میں لینا، ایک کے بدلے 2، یہ کس حد تک بحری ناکہ بندی کے اختتام کی طرف جانے کا منظرنامہ؟ دیکھیں، بحری ناکہ بندی کے لیے 2 عدد انہوں نے جہاز بھیجے تھے، اور ایک جہاز کا نام جیرالڈ فورڈ تھا جو کہ اسٹرائک کیریئر گروپ کا ممبر ہے، اور اسی طریقے سے دوسرا ابراہم لنکن تھا. ابھی یہ ایک تیسرا بحری بیڑا انہوں نے جارج بش جو ہے وہ وہاں بھیجا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پورا یہ افریقہ کا چکر کاٹ کے آئے ہیں، بجائے اس کے کہ بابل مندب سے یا ریڈ سی سے گزر کے آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا نیول جو سپیریورٹی ہے وہ اس ریجن میں موجود ہے، اور دوسری جانب حوثیوں کی جو طاقت ہے اس کا بھی بخوبی اندازہ ہے. اب اس سارے کے اندر اگر مزید وہ یہ کوشش کریں گے تو ان کی نیول جو، کیونکہ پوری دنیا پہ امریکہ کا جو کیریئر گروپس ہیں، اسٹرائک کیریئر گروپس ہیں، وہ اپنا ایک ملکہ رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ایک دھاک بٹھاتے ہیں. لیکن اس دھاک کو تو دنیا کے سامنے جھاگ بنا کے رکھ دیا، اور یہ ایک میرے خیال میں بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور اگر اب امریکہ کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ خاموشی سے جلدی جلدی معاملے کو نپٹا لیں، اور اسی ہفتے کے آخر کے اندر پاکستان کے اندر مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائیں اور اپنی عزت بھی بچا لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ سے جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، خاص طور پہ خلیجی ممالک، جو کہ شاید یہ جو بریکنگ پوائنٹ ہے اس کو زیادہ دیر وہ سسٹین نہ کر پائیں. لیکن ایران کے پاس جو ہے تیل بھی موجود ہے. اگر تو یہ امریکہ کو سینس پریویل کر جاتی ہے کہ وہ اب جنگ بندی کی طرف پرماننٹلی چلے جائیں اور معاہدہ کر لیں بجائے اپنی ضد، اپنی انا کو. کیونکہ دیکھیں، جو ابھی ان کا سچویشن روم کے اندر انہوں نے بات کی، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بتایا گیا کہ ہماری جو گراؤنڈ فورسز ہیں they are not ready to fight اسرائیلی وار آن ایرانین سوئل. وہ اسرائیل کی جنگ ایران کی سرزمین پر نہیں لڑنا چاہتے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کے جو اسلحہ کے ذخائر ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، وہ ختم ہو
ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں۔ تیسری جانب ان کے اوپر دیکھیں ٹائم ایران کے جو وقت ہے وہ ایران کے پاس ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے جو ہے نا ریس اگینسٹ ٹائم ہے۔ اب یہ تمام چیزیں تو ایک سیٹ اسائڈ کر دیں، اب ایران کے اوپر آ جائیں۔ ایران مذاکرات سے نہیں بھاگا، میں آپ کو ایشور کرا رہا ہوں، کیونکہ میری بھی ان کی لیڈرشپ کے ساتھ روابط ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر، تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مذاکرات سے نہیں بھاگ رہا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جناب مذاکرات جو ہے وہ دھمکیوں کے سائے میں ہمیں قبول نہیں ہے، وہ ڈکٹیشن کی شکل کے اندر قبول نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ سرنڈر کر دیں اور آپ جو ہے وہ ہم اپنے مذاکرات جو ہے وہ جاری رکھیں۔ ایک طرف آپ نائے ہرمز پہ ان کے جہاز پر حملہ، تو دوسری طرف مذاکرات، ایک طرف ان کے اوپر پابندیاں ختم نہ کرنا اور دوسری طرف مذاکرات، تیسری جانب ان کو کہنا کہ میں تو تمہیں اڑا کے رکھ دوں گا اور تمہارے بجلی گھر اڑا دوں گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر مذاکرات۔ دیکھیں دو چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، ایک پہلی بات دھمکی اور دوسری الزام۔ جیسے انہوں نے چائنا کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ جو جہاز وہاں آیا اس کے اندر ایک خاص میٹیریل ہے جو استعمال ہوتا ہے مینوفیکچرنگ کے اندر، میسائل مینوفیکچرنگ کے اندر۔ میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی کہ چائنا ان کی مدد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کیونکہ آپ جو 4 سال سے یوکرین میں روس کے خلاف کر رہے ہیں حضور، وہ ساری دنیا جانتی ہے، اس لیے آپ کے منہ سے یہ بات غیر مناسب ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کے پاس آپ کے ثبوت کوئی ہے نہیں، اور اگر مدد کر رہا ہے تو کرے نا، آپ سے پوچھ کے مدد کرے گا۔ آپ کب سے دنیا کے تھانے دار بن گئے، اور آپ تھے ایک وقت میں تھانے دار، لیکن اب میرے خیال میں دنیا میں اور بھی تھانے قائم ہو چکے ہیں، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے معاملات کو وزارت خارجہ کے ذریعے چلائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ وزارت خارجہ کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں۔ مارکو روبیو اس سارے پروسیس میں، کیا یاسر صاحب آپ کو کہیں نظر آتے ہیں؟ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں مارکو روبیو کو اتنا ٹھنڈا کیوں کیا ہوا ہے، یا ان کو اتنا سائیڈ لائن کیوں کیا ہوا ہے؟ یہی مارکو روبیو کو اگر بولنے دیتے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنے ٹروتھ سوشل کو بند کر لیتے یا اپنے منہ کو ذرا لگام دے لیتے، تو ہو سکتا ہے کہ نتائج کچھ اور نکلے ہوتے۔ دیکھیے یاسر صاحب، آئیڈیا بڑا اچھا ہے، میں نے تو بات بھی کی ہے کہ کوئی جا کے اللہ کا بندہ وائٹ ہاؤس کا انٹرنیٹ کنیکشن کاٹ دے، خدا کی قسم آپ کو میں بتاؤں سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ٹک ٹاکروں کی پرابلم ہی یہی ہوتی ہے کہ یہ ٹک ٹاک کی دنیا سے باہر نہیں آتے، اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھیں 37 ٹویٹ کرنا، سوشل میڈیا پہ رہنا، آئی واز آف دا اوپینین کہ پاکستان میں دیکھیں نا، ہمارا تو کیونکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، امریکہ کے اندر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، تو پریزیڈنٹ بڑا مصروف آدمی ہوتا ہے، میرا یہ پہلے تک خیال تھا۔ اچھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز بتائیے کہ کیا وہ جیسے ہر جگہ پہ ایس او پیز ہوتے ہیں، سفارتی آداب ہوتے ہیں یا پروٹوکالز ہوتے ہیں، اس کے تحت جو پریزیڈنٹ ہے اس کے ٹویٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہینڈلر موجود ہوتا ہے، تو جو ٹویٹس لکھتا ہے یا اس کی نوک پلک سنوارتا ہے۔ تو کیا دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی دعوے دار ریاست کا سربراہ جو ہے وہ اپنا ٹویٹ خود لکھ رہا ہے، اپنا اکاؤنٹ خود لاگ ان کر کے بیٹھا ہوا ہے، جب دل کرے موبائل نکالے اور ٹویٹ کر دے؟ دیکھیں یہ میں اور آپ تو کہہ ہی نہیں رہے، یہ تو برازیل کا صدر کہتا ہے کہ ابھی جو 3 دن پہلے اس نے وہاں یورپ میں تقریر کی، اس نے کہا صبح اٹھتے ہیں تو دھمکی کے ٹویٹ سے، رات کو سوتے ہیں تو دھمکی کی ٹویٹ سے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب بالکل پروٹوکالز تو یہی کہتے ہیں کہ بڑا نپا تلا فورن آفس اس کو باقاعدہ چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن میرا خیال میں یہ وہ معاملہ جو پہلے ہم کہتے تھے نا سمیع اللہ سے کلیم اللہ، تو اب وہ والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر، ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کو بات جاری ہے، ہر چیز وہ کر رہے ہیں، اپنے ہی ٹویٹس کی نفی کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ایک بیان سے دوسرا بیان جو ہے وہ ملتا نہیں ہے، کیونکہ اس سے واضح نظر آتا ہے کہ اگر دفتر خارجہ انوالو ہوتا اور اگر ان کے جو پروٹوکالز انوالو ہوتے اور ایون وائٹ ہاؤس کا عملہ ہی انوالو ہوتا، تو یہ اس قسم کے تضادات سے بھرپور شاہکار جو ہے وہ آپ کے سامنے نہ آتے ہیں۔ اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور کچھ دیر بعد خود اس کو پڑھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے نہیں میں اتنا اچھا نہیں ہوں، اور پھر وہ ٹویٹ تبدیل کر دیتے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں تو شاید ان کو کوئی سمجھاتا ہے نہیں آپ کو اچھا بننا چاہیے، تو پھر وہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ کیا یہ نفسیات ان کے اوپر طاری ہے یا ان کے اوپر طاری کروائی جا رہی ہیں؟
नहीं, पहले देखिए ना, मसीहा मेरे ख़्याल में उम्र का भी तकाज़ा है। ऐसी उम्र में जब ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ लोग मेरे ख़्याल में अपना बैलेंस लूज़ कर जाते हैं, और ये अच्छा चलें, ये तो एक आप मज़ाक में ना लें। हुँ, इसके लिए 24 आप देखें कि जो लोगों ने सॉरी, ये जो 24 मेंबर ऑफ कांग्रेस, उन्होंने बाकायदा एक करारदाद पेश हुँ, कर के हुँ, अमेंडमेंट 25 को इतलाक किया जाए। यानी कि प्रेसिडेंट से पावर लेके वाइस प्रेसिडेंट को मुंतकिल की जाए। फिर डोनाल्ड ट्रंप की ताकत को महदूद करने के लिए करारदाद पेश हुई, हुँ, जो एक वोट से जो है वो रह गई। हुँ, अब आप मुझे बताएं, एक वोट तो कभी भी आ सकता है। मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, वो जब अपना ट्वीट पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसके लाइक्स उनके मुताबिक नहीं आए, तो फिर वो उसको तब्दील कर देते हैं। फिर वो मसीहा वाला ट्वीट, जो तौबा इस्तग़फ़ार हज़रत ईसा की हुँ, तस्वीर के, हुँ, मतलब एक जो उन्होंने खाका जो बनाया हुआ था, हुँ, फिर कहा कि ये तो डॉक्टर की तस्वीर है, और फिर वो डॉक्टर की तस्वीर करके फिर वो लोगों ने एप्स्टीन की तस्वीर सामने डाल दी। तो यानी कि एक मज़ाक बन गया। ये मेरा ख़्याल है कि एक इतने बड़े मुल्क के एक मुदब्बर प्रेज़िडेंट को तो बिल्कुल सूट नहीं करता। दिस इज़ अगेंस्ट। लेकिन अब हम बात के ऊपर आते हैं, ये तो बात उधर निकल गई। देखिए, असल बात ये है कि इस टाइम पे मुज़ाकरात होंगे, हुँ। पाकिस्तान में होंगे, कोई और मुल्क नहीं है, ना इंडिया में होंगे, ना ये थाईलैंड में होंगे, ना ये अफ्रीका तो के अंदर सर होंगे। ये बताइए कि इस हफ्ते के आखिर तक कितने इम्कानात हैं? यानी आज की अगर रुदात देखें तो आज वो 2 जहाज़ों पे कब्ज़ा होना, फिर रात में जब हमारे यहाँ पे रात होगी, शाम ढलेगी तो दिन होगा तो डोनाल्ड ट्रंप साहब उठेंगे। तो उनके ट्वीट्स का ज़िक्र जो है वो फिर से शुरू हो जाएगा, एक सिलसिलावार जो उन्होंने एपिसोड्स रखे होते हैं कि इस दिन 7 एपिसोड ट्वीट के हैं, इस दिन 8 हैं, इस दिन 10 हैं। नागा उन्होंने कोई भी नहीं डाला होता। तो वो उससे आपको क्या तासुर मिलता है कि ये मुज़ाकरात के हवाले से ये हफ़्ता किस हद तक अहम है? और दुनिया का जो इस वक्त प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि जिस तरह ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी ये कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, जल्द होने चाहिए, दुनिया इसको भुगत रही है। तो आबनाए हरमुज़ का तो हर दिन जो है वो दुनिया के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। तो क्या ये कह सकते हैं कि नहीं, अभी 7-8 दिन और लग सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इस हफ्ते के आखिर में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? देखिए सर, इसके अंदर 2 बातें हैं, वो बड़ी अहम है। एक बात ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता है, और ईरान को भी पता है कि इस सारे के अंदर अगर तूल दिया, हम्म, तो इसराइल एक स्पॉइलर का किरदार अदा करेगा, और वो किया है उसने। आप देखें ना, जो यहूद और हनूत की वहाँ लॉबी मौजूद है, हम्म, और जो वहाँ फाइनेंशियल, जो आपको पता है स्टॉलवर्ट्स वहाँ खड़े हुए हैं, वो सारे के सारे आखिर उनको ये पाकिस्तान के अंदर मज़ाकरात का कामयाबी की तरफ जाना ये पसंद तो नहीं है, और वो हम्म, ये चाहेंगे कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एक मोहब्बत का रिश्ता और एतमाद का रिश्ता कायम हुआ, उसको वो ठेस लगाने की कोशिश करेंगे। गो के जब भी 2 टीमें उनमें से कोई भी हारती है या जीतती है, तो ना हार रेफरी की होती है, ना जीत रेफरी की होती है। लेकिन इस सब के अंदर ये कोशिश है, दिस इज वन। दूसरा, उनको ये पता है कि जल्द ही मुज़ाकरात होंगे, तो अमेरिका के अंदर मुस्तकबिल में कोई बेहतरी आने की उम्मीद हो जाएगी, और अमेरिका इस जंग जंग खेलने के बजाय हम्म, कोई तामीराती किरदार अदा करेगा। तीसरी बात इसके अंदर यह है कि जहां तक अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्वीट्स और उनका सुबह उठना, एक तो जब वो सुबह उठते हैं हमारी रात हो चुकी होती है, हम हम्म, सो चुके होते हैं, हम्म। वो दुनिया को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और फिर मेरा ख्याल है कि अगली दफा आपको बजाय मुझ जैसे लोगों को बुलाने के, अगर आप किसी माहिर नफ्सियात से ये पूछे, तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ठीक। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो दो तरफ़ा कोशिशें हैं, हमने ये तो कोशिश कर ली कि अमेरिका को कह के सीज़ फायर को मज़ीद बढ़ा लिया, और एक अच्छी कोशिश की कि सीज़ फायर को बढ़ा के उसकी तारीख भी कोई मुतय्यन नहीं की गई। लेकिन दूसरी तरफ क्या राबिते ईरान से भी हुए हैं? ईरानी मौक़िफ़ में किसी तब्दीली का इम्कान है, या फिर ईरान अपने मौक़िफ़ के ऊपर अटल है कि जब तक बहरी नाकाबंदी का खात्मा नहीं होगा तब तक मेज़ पे नहीं बैठेंगे? बहरी नाकाबंदी है, 12 आदमी उनके गिरफ्तार हैं, और साथ ही साथ जो है उनका तेल का मैं आपसे पहले ज़िक्र कर चुका हूँ। हम्म, और एक बात तो साबित है, ईरान को शायद और पूरी दुनिया को ये इल्म नहीं था कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर ईरान का कंट्रोल है या नहीं है। लेकिन अब
ईरान का कंट्रोल है और रहेगा, ये बात खत्म हो गई। ईरान के पास अगर एक ड्रोन और एक मिसाइल भी बच गया तो आबनाए हुर्मुज सेफ नहीं रहेगी, और कोई भी दुनिया की प्रोटेक्शन एंड लायबिलिटी कंपनी जो है वो उनको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करेगी। और अगर ये इंश्योरेंस नहीं हुई तो कोई जो माल बरदार जहाज है वो वहां से नहीं गुजरेगा। जैसे साथ एक और बहुत बड़ा बहरान और अलमिया जन्म लेने वाला है, और वो ये है कि 85% इस जो खलीजी ममालिक हैं उनकी खुराक माल बरदार जहाजों से समुद्र के रास्ते वहां पहुंचती है, और अगर ये इसके अंदर चंद दिन और देरी हो गई तो यकीन माने कि ये बहरान तो वही इतना बड़ा गुल साहब मैं आपसे उसी बारे में बात कर रहा हूं कि यहाँ पे जहाज़ों का रुकना क्या है कि खाद में कमी का मतलब क्या है कि उसका महंगा हो जाना, उसके महंगे हो जाने का मतलब क्या है कि फसल ना होना। खेत के अंदर वो कम डाली जाना, कम डाले जाने का मतलब क्या है फसल का कम होना, कम होने का मतलब क्या है कीमतों का बढ़ना, कीमतों के बढ़ने का मतलब क्या है ग़िज़ाई किल्लत पूरी दुनिया के अंदर होना। तो ये तो वो है जो कॉशंस अभी बहुत पीछे हैं, जिसकी तरफ तो दुनिया तवज्जो ही नहीं दे रही। इसके ऊपर तो आलमी रिपोर्ट्स आप उठा के देख लें तो हमें तो ये मालूम पड़ता है कि ये जितने दिन चीज़ें रुक चुकी हैं, इन्हीं दिनों के अंदर तो बुवाई का सीज़न है बहुत से ममालिक के अंदर, और अगर उसी बुवाई के अंदर ये चीज़ें नहीं जाएंगी तो फिर इसका तो 4 महीने बाद का जो आउटकम निकलना है वो तो दुनिया को तब पता चलेगा कि हमारे साथ हुआ क्या। तो फिर नुक्ता बर्दाश्त कहां तक है दुनिया का? यही बात है। यूरोप के 30 ममालिक बैठे हैं और उसके अंदर बात कर रहे हैं, और उसके लिए अब वो क्या हिकमत अमली करते हैं, क्या वो अपने बहरी बेड़े भेजेंगे, क्या वो इस जंग में आना पसंद करेंगे। लेकिन याद रखें यूरोप ने तो नेटो का सहारा लेके अपने बॉर्डर्स जो है उनको खत्म कर दिया था, और आपस में बॉर्डर फ्री जो है वो आना जाना था, और तमाम का तमाम जो बोझ था यूरोप का वो तो अमेरिका उठा रहा था उनको सिक्योरिटी शेल्टर प्रोवाइड करके। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद यूरोप ने उनकी राय तब्दील होना शुरू हो गई, और उनको जो रही सही कसर थी वो ईरान जंग के अंदर पता चल गया अमेरिका कितने पानी में है। अब यूरोप जो है अगर अपने दिफा के लिए मजबूत करेगा अपने आप को, तो फिर इसका मतलब यह है कि उसकी मईशत जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, क्योंकि जाहिर है वो बजट वहां से निकालेगा। यासिर साहब, आप, मैं या दुनिया का कोई आदमी इस टाइम पे इस जंग के जो आने वाले भयानक तरीन असरात दुनिया पर जो नमूदार होना शुरू हो चुके हैं उनका अंदाजा भी नहीं कर सकता। 1 करोड़ आदमी सिर्फ पानी पीता है, खारे पानी को मीठा करके, ये गल्फ रीजन के अंदर, और यहाँ तेल बह रहा है, जहाजों से तेल पानी को आलूदा कर रहा है। आलूदा पानी को वो साफ नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ खारे पानी को साफ करते हैं। आलूदा पानी को साफ करने के लिए और तरीके, दिस मीन्स के 1 करोड़ बंदे का पानी आप रोजाना की बुनियाद पर कैसे पूरा करेंगे भाई। इस वजह से ईरान की शराइत के ऊपर अमेरिका को सर झुकाना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ईरान मुज़ाकरात चाहता है, कल भी और आज भी, और मैं ये समझता हूं कि आपके पास अगले 4-5 दिन के अंदर जरूर लोग आएंगे। पाकिस्तान ने भी बात की है, ईरान के साथ रवाबित हैं, मजबूत रवाबित हैं। ठीक है कि हमारे जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के तारक साहब, उन्होंने भी कुछ एक बैलेंस किस्म करने की कोशिश की है, लेकिन वो हालात को सामने रख के एक हुकूमती मौक़िफ़ होता है। लेकिन वी आर इन क्लोज कनेक्शन विद ईरान, and we are in close connection with China and also with United States, and I believe कि sense will prevail। और ये अगर मामलात ज्यादा तूल पकड़ते हैं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद ज्यादा देर सदारत की कुर्सी पर न बैठ पाएं, और कहीं अंदर से कोई ऐसा सिलसिला उनके लिए न शुरू हो जाए जो शायद ना उनके लिए अच्छा हो और ना अमेरिका के लिए। अच्छा, इस बात की गारंटी गुल साहब ईरान मांगता है कि जिस तरह 2015 में, आपने पहले भी इस पे तज़किरा किया कि वो जेडी वेंस को इसीलिए चाहते हैं कि 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ, डोनाल्ड ट्रंप आए, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और वो उसका खात्मा हो गया। तो ये अश्योरिटी किस तरीके से दी जा सकती है? ये तो अगला भी कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेगा, क्या उसमें कांग्रेस की शमूलियत मांगते हैं? क्या अमेरिका के अंदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में तरमीम जो है वो चाहता है ईरान? उसको अश्योरिटी क्या चाहिए? किसी मुल्क की चाहिए, अमेरिका की पॉलिसी की चाहिए, अमेरिका के अंदर मुस्तकिल मिजाजी की चाहिए, कांग्रेस की मंजूरी चाहिए, किसकी मंजूरी चाहिए?
देखिए, मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए चाइना और रूस की चाहिए, और उनको अपनी ताकत की चाहिए। वो ताकत से ही उनको पता है कि अमेरिका ने जिस चीज़ से वादा किया, वो वफ़ा ना किया। ये बात तो पता है। देखें, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आज अगर ईरान के मामले पे दुरुस्त कह रहे हैं, तो क्या ओबामा ने गलत किया था? तो फिर ओबामा के खिलाफ करारदाद लाएँ, उसको गिरफ्तार करवाएँ। और क्या 1967 में जिस अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनको न्यूक्लियर रिएक्टर फराहम किया था, तो फिर उस पे मुकदमा चला दें और फिर उसके खिलाफ करारदाद लाएं। ये वो करते नहीं है। देखिए ना, ईरान भी ये कहता है, रोजाना रोजाना सदर नया आता है, वो रोजाना एक नई बात कर देते हैं, और फिर 2025 में तो आपको पता है वो जीरो एनरिचमेंट के ऊपर मान गए थे, लेकिन फिर भी हमला किया गया। देखिए, पहली बात यह है कि इसराइल के चश्मे से अब अमेरिका को देखना बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसराइल तो तनहा हो गया। देखें, यूरोपियन यूनियन ने जिस तरह से पेड्रो सांचेज जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहले इसराइल के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात खत्म किए, अपना सफीर बुलाया, और दूसरा उन्होंने ये किया कि यूरोपियन यूनियन में जो एसोसिएट मेंबर का खिताब मिला हुआ है इसराइल को, वो खत्म किया जाए। दूसरी जानिब जॉर्जियो मेलोनी जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने दिफाई डील खत्म कर दी, और उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन ने ये कहा कि जनाब इसराइल को असला नहीं बेचा जा सकता। अब ये तमाम बातें इसराइल को आइसोलेट कर गई हैं, और इस सारे प्रोसेस में ये जो इस्लामाबाद प्रोसेस हुआ, मुझे बताएं कि क्या दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल के पाकिस्तान ने नहीं फेंक दिया इसराइल को? ये कितनी बड़ी बात है। ये बताते खुद इतनी बड़ी मेरे ख्याल में कामयाबी है कि वो इसराइल जो इस जंग का फरीक है, आज उसके मुतालिक कोई बात ही नहीं कर रहा। ये देखें आपके उनकी ये अच्छा, ये अगर 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 अभी सूरत हाल देखें तो आज के दिन इजरायली जो आर्मी चीफ हैं आयल ज़मीर, उन्होंने ये बयान दिया कि हम हर फ्रंट के ऊपर जंग लड़ने को तैयार हैं। ये नहीं कहा कि अगर सीज़ फायर ख़त्म होता है, हम पे हमला होता है, तो फिर हम जंग लड़ने को तैयार हैं। यानी वो कौन से फ्रंट्स की बात कर रहे हैं? गज़ा स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, लेबनान की बात कर रहे हैं, और उसके अलावा ईरान की बात कर रहे हैं। अब अंदरूनी तौर के ऊपर आप क्या समझते हैं कि किस हद तक इजराइल दबाव में है, और ज़मीनी हकीकतों से उनके बयानात जो हैं ये किस हद तक मुख्तलिफ हैं, और फ्रस्ट्रेशन के अंदर आगे या हकीकत को देख के डोनाल्ड ट्रंप किस दिन बेंजामिन नेतन्याहू को उठा के फ़ोन करेंगे और कहेंगे आज मैंने दवाई खा ली है, आज मेरा दिमाग ठीक हो गया, आज के बाद तुमसे बात इस तरीके से नहीं की जाएगी? देखें, यही वो आईडीएफ का सरबराह है ना, आयदल ज़मीर, जिसने क्या बोला था कि इम्प्लोजन हो जाएगी, हमारी फौज के अंदर फूट पड़ जाएगी। इसका भी कुछ अरसे पहले यही बयान था ना। क्यों? क्योंकि ये लाइट वेपन पे निहत्थे लोगों के ऊपर हमला करने के लिए तैयार थे, लाइट वेपन इस्तेमाल करते थे। इस बार इनका तमाम आयरन डोम का भांडा जो है वो बीच बाजार फूटा है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका के अंदर आप देखें कि पहली दफा इसराइल के खिलाफ वोट पड़े हैं उसको असला देने के ऊपर, और साथ ही साथ मुजाहरे शुरू हो गए हैं, इसराइल फर्स्ट या अमेरिका फर्स्ट की बातें होना शुरू हो गई हैं। इसलिए ये तब तक रहेगा जिस दिन, आप याद रखें, और ये बहुत जल्द आने वाला है ये जिस दिन, क्योंकि चाइना जाने से पहले अगर ये जंग नहीं बंद होती तो आई डोंट थिंक दैट डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू चाइना, बिकॉज शी जिनपिंग इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट हिम। तो इसका मतलब बड़ा बात है। देखें, दूसरा भी पहलू है, दूसरा पहलू वो मैं आपसे बाद में बात करता हूं। इसलिए जिस दिन ये जंग खत्म होगी उस दिन नेतन्याहू नोज डाइव पे जाएगा और गिरफ्तार होगा। गिरफ्तार होने के बाद जब वो गिरफ्तार होगा तो मिलिट्री कमांड चेंज हो जाएगी, और मिलिट्री कमांड चेंज होके उसकी ये पोस्चर नहीं रहेगा जो वो आज बता रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो हम चीजों को देख रहे हैं, उनके पास जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट रह गया है, और क्योंकि उनके ऊपर इंटरनेशनल दबाव आ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो अभी तुरप का पत्ता खेलने की अपने तौर पर कोशिश की, वो ये चाहते हैं कि जनाब दूसरे मुमालिक के जो है बहरी जहाज किसी तरह आ जाएं तो मैं ये कह दूं कि देखो मैं तो कामयाब हो गया। उनकी आदत है, आपको पता है, वो तो हर चीज को अपने हक में डाल देते हैं, उन्होंने तो मतलब परवाही कोई नहीं होती। तो अब वो चाइना का ये चाहते हैं कि चाइना पे दबाव डालें, क्योंकि चाइना की मईशत फ्यूल से जुड़ी हुई है, 90% फ्यूल ईरान से आता है, और मईशत का पहिया उनकी प्रोडक्शन लाइन पे घूमता है। प्रोडक्शन लाइन तब चलेगी जब दुनिया में अफराते ज़र में कमी आएगी,
اور اگر لوگ کھانا کھائیں گے یا کپڑے لے کے پہنیں گے یا گڈس کو خریدیں گے تو وہ تو نہیں کریں گے. اس لیے چائنا یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن آئے تاکہ اس کے جو انڈسٹری ہے اس کا پہیہ. تو یعنی اس ضمن کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا چائنا جانے سے پہلے یہ جو فرنٹس کھولے ہوئے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مثبت حل نکالنا بے حد ضروری ہے. بصورت دیگر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سیاسی سیٹ بیک کے طور پہ صورتحال بن جائے گی اور ان کے لیے مڈ ٹرم الیکشن کے اندر بھی مشکلات ہوں گی. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں کسی اور مہمان کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.